Hello. So myself Shubham and I am here again to conclude this whole chapter. Now we will discuss about the Vardhana dynasty, right? As we have discussed that after the disintegration of the Gupta Empire, we have seen so many regional kingdoms like we can say the Chalukyas, the Pallavas. So these are basically in the southern part of the India. Now we will talk about the northern part of India. कि इंडिया के northern part के अंदर क्या पॉलिटिकल सिनेरियोज चल रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से गुप्ता एम्पायर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो किस तरह के से रूलर्स आए और उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया. So as far we are talking about the Vardhana dynasty, it is also known as the Pushyabhuti dynasty, right? And it is founded by the प्रभाकर वर्धन, राइट. अराउंड वी कैन से 590s के आसपास आपको देखने को मिलेगा इनका एस्टेब्लिशमेंट. और इसके बाद आप देखोगे कि एक छोटे से एरिया जिसको हम आज का जो हमारा मॉडर्न डे हरियाणा है, जिसको प्रीवियसली बोला जाता था बेटा थानेसर, उस एरिया में इन्होंने क्या करा, अपना रूल एस्टेब्लिश किया. और आप देखोगे कि यहां से ही इनकी एक जो डायनेस्टी है उसका एस्टेब्लिशमेंट माना जाता है, ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि ये जो स्टोरी है ये बेसिकली किस तरीके से स्टार्ट होती है, ठीक है. अभी तक हमने देखा कि ये सिर्फ एक छोटे से एरिया को रूल कर रहे हैं, बट हमें डिस्कस करना है एक बड़े किंगडम के बारे में जहां पर आपको कई सारे स्टोरीज देखने को मिलेंगी, कई सारे आपको इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे. सो यहां पर हम डिस्कस करते हैं इंडिया के मैप के ऊपर कि जो चीजें हैं ये किस तरीके से कंटिन्यू हो रही हैं, ठीक है. अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर आपको कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम याद रखने पड़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जब प्रभाकर वर्धन की डेथ होती है बेटा तो उनको सक्सीड करते हैं उनके बड़े बेटे, यानी कि जिनका नाम है राज्यवर्धना, ठीक है. बट हमें डिस्कस करना है इस डायनेस्टी के मोस्ट फेमस रूलर जिनका नाम है हर्षवर्धना. तो यहां तक स्टोरी कैसे आती है, किस तरीके से ये रूल एस्टेब्लिश करते हैं, तो अब हम उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो अगर हम इंडिया की बात करें बेटा तो आप देखोगे मैंने बताया आपको कि ये किस एरिया को रूल कर रहे हैं बेटा, ये रूल कर रहे हैं आपका जो हरियाणा वाला पार्ट है उसके आसपास वाले एरियाज को, ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं इंडिया को ड्रॉ करके तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये वाला जो पार्ट है हमारा ये आपको देखने को मिलेगा इन एरियाज के अंदर, ठीक है. अगर हम बात करें तो थानेसर आपका यहां पर कहीं देखने को मिल रहा है, तो यहां से रूल स्टार्ट होता है इनका, ठीक है. कई जगह इन्हें थानेश्वर बोला गया, कई जगह थानेश्वर बोला गया, ठीक है. तो ये आपका मॉडर्न डे कहां पर है, ये है हरियाणा के अंदर, हरियाणा के आसपास वाला एरिया, ठीक है. तो यहां पर बेटा कौन रूल कर रहा है, प्रभाकर वर्धन, ठीक है. अब इनको सक्सीड किसने किया, राज्यवर्धन ने किया. तो ये तो थी बेटा इनके दो बेटों की कहानी जिसके अंदर हमने देखा ही हैज टू सन, the first and the elder son named Rajyavardhana and the younger one named Harshvardhana, but he also have a daughter. उसकी एक बेटी भी थी बेटा जिसका नाम है राजेश्री, and she was married to the कन्नौज रूलर जिनका नाम है गृहवर्मन, ठीक है. तो अब हमारे सामने टोटल कितने लोग निकल कर आ गए, 4 लोग निकल कर आते हैं, ठीक है. अब हमें याद रखना है कि कन्नौज जो कि यहाँ पर लोकेट करता है बेटा, यहाँ पर कहाँ है आपका, कन्नौज है ये, ठीक है. तो अगर हम बात करें तो यहां पर एक रूलर है और यहां पर हमें याद रखना है व्हेन यू आर अ रूलर देन यू मस्ट हैव सम ऑफ योर एनिमीज. जब आप एक रूलर हो तब आपके सामने आपके कई सारे आपके एनिमीज आपको देखने को मिलते हैं. अब इन एनिमीज की बात करें बेटा तो यहां पर एक एरिया है जिसको बोला जाता था गॉड एरिया, या फिर इस डायनेस्टी को बोला जाता था बेटा गॉड रूलर, ठीक है. यहां पर आपको देखने को मिला ये है आपका जो वेस्ट बंगाल का पार्ट था, वहां पर एक डायनेस्टी रूल कर रही है जिसका नाम क्या है, गौर डायनेस्टी, ठीक है. अब अगर हम बात करें तो और भी कुछ इनके जो अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा. तो एक यहां पर रूलर थे बेटा वल्लाभी के अंदर, और वल्लाभी आपका मॉडर्न डे गुजरात के अंदर लोकेटेड है बेटा, ठीक है. तो अगर हम बात करें तो इतनी सारी चीजें हमें समझ में आ गई, ठीक है. तो अब हम देखते हैं बेटा कि ये जो गॉड रूलर था ये क्या करता है, ये अटैक करता है सीधे किसके ऊपर, ये रूल करता है बेटा कन्नौज के ऊपर. अब कन्नौज के ऊपर आप देखते हो तो गृहवर्मन है, ठीक है.
किसकी फैमिली से बिलोंग करता है बेटा? ये राज्यवर्धन की फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप देखते हो कि जब यहां पर अटैक होता है तो राज्यवर्धन क्या है बेटा, इनकी हेल्प के लिए यहां पर आता है। ठीक है, तो अब आप देखोगे बेटा कि जो गॉड रूलर था जिसका नाम था शशांक, अब ये शशांक का जो है बेटा ये क्या करेगा, ये दोनों को ही मार देगा। द शशांका किल्ड बोथ राज्यवर्धन एंड इट्स ब्रदर इन लॉ, यानी कि इनका जो सिस्टर का हस्बैंड था जिनका नाम था गृहवर्मन, उसको भी शशांक क्या करता है बेटा, मार देता है। ठीक है, बट यहां से आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो राजश्री थी बेटा वो किसी तरीके से अपनी लाइफ को बचाने में सक्सीड्स हो जाती है। ठीक है, उनको सक्सेस मिलती है। अब हम देखेंगे बेटा तो यहां पर आपके सामने देखने को मिलेगा कि अब जो आपका थानेसर था यहां पर भी कोई रूलर नहीं बचा। फिर आपके सामने देखा कि जो कन्नौज वाला एरिया है यहां पर भी पावर स्ट्रगल होगी। तो यहां से निकल कर आता है हमारा इस पूरे स्टोरी का हीरो जिसका नाम है बेटा हर्षवर्धना। तो आप बात सोचोगे बेटा, ही हैज अ एज ऑफ 12 इयर्स, यानी कि सिर्फ 12 साल की उम्र में बेटा ये क्या करते हैं, इस थानेसर वाले एरिया के ऊपर अपने आप को किंग डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही किंग डिक्लेयर किया इन्होंने बेटा, ही मार्च्ड टुवर्ड द कन्नौज, यानी कि सबसे पहले ये किधर मूव करता है बेटा, ये मूव करता है, अब हर्षवर्धना मूव करेगा बेटा कन्नौज वाले एरिया के अंदर। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। तो आप देखोगे बेटा कि यहां से अपनी सिस्टर को बचाता है और जो गॉड रूलर था बेटा इसको भी ये फोर्स करता है कि ये रिट्रीट कर जाए, वापस चला जाए अपनी डायनेस्टी के अंदर, यानी कि इसको कहां भगा दिया इसने, वापस से वेस्ट बंगाल भगा दिया। अब आपने देखा बेटा कि अब इनका जो रूल है बेसिकली कन्नौज के अंदर कोई रूलर नहीं है, इसको किसने बचाया, हमारे हर्षवर्धन ने। तो अब अगर हम बात करें बेटा तो ये जो पूरी आपकी डायनेस्टी थी ये किसके अंडर आती हुई दिखाई देगी बेटा, ये जो पूरा एरिया था अब ये किसके अंडर में आ गया, इट इज ऑल अंडर द हर्षवर्धना। ठीक है, अब हर्षवर्धना के अंदर पावर आ गया सारा। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है बेटा इसके अंदर ज्यादातर कौन रूल करेगा, ज्यादातर रूल करेगा हमारा वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, और वो भी किसके अंडर में बेटा, हर्षवर्धन के अंदर में। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा तो ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेसर इन द ईयर ऑफ 606। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो धीरे धीरे क्या हो गया, अब इनको पता चला कि यहां पर जो रूलर हैं वो उतने ज्यादा कैपेबल नहीं है, तो हर्षवर्धन ने क्या करा बेटा, इन सारे एरियाज को जीतना स्टार्ट कर दिया। और आप देखोगे कि यहां तक आते आते वो एक अपना इस तरीके का एम्पायर, अपना किंगडम जो है डेवलप कर लेगा। ठीक है, बट ही ऑल्सो ट्राइड टू मूव टुवर्ड्स द सदर्न पार्ट। भाई जब उसने पूरा एरिया ये जीत लिया तब क्या करेगा, वो मूव करेगा बेटा सदर्न पार्ट के अंदर। सो एज यू हैव टू नो दैट आई हैव टोल्ड यू in the previous lectures that he was checked by the Pulkesin II। चालुक्यन रूल चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जब चालुक्यन रूल था तो यहाँ पर एक किंग थे बेटा जिनका नाम था पुलकेशिन II। तो ऐसा माना जाता है कि अपनी लाइफ में अगर कभी भी हर्षवर्धना को डिफीट का सामना करना पड़ा बेटा, हार का सामना करना पड़ा, तो वो कहां पर करना पड़ा है बेटा आपको, जब वो सदर्न पार्ट में मूव कर रहा था तब। ठीक है, तो यहां पर अब हमें समझ में आ गया। तो ये पूरा पार्ट किसके अंदर आ गया बेटा, ये पूरा पार्ट आ गया हमारे हर्षवर्धन के अंदर। ठीक है, और आप देखोगे 1606 से लेकर 1612 तक 606 से लेकर 612 तक आते आते ये सारा पार्ट किसके अंदर चला जाएगा बेटा, यहां पर हमारा जो रूलर है हर्षवर्धना, ही विल सक्सीड, बहुत ज्यादा सक्सेस पाएगा, काफी जगहों को अपने अंडर में मर्ज कर लेगा। बट ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल इन द सदर्न पार्ट। सदर्न पार्ट में बिल्कुल सक्सेस नहीं मिलती है और ये क्या चला जाता है बेटा, वापस आ जाता है अपने नदन पार्ट के अंदर। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बेटा तो अब आप देखोगे कि कन्नौज और जो थानेसर था यहाँ पर ये अपनी एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन इनको यहाँ से चलाएगा। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी थी बेटा किस चीज की, कि किस तरीके से हमारी जो वर्धन डायनेस्टी थी, जो हमारी पुष्यभूति डायनेस्टी थी, ये किस तरीके से सक्सीड कर रही है। आपने देखा कि यहाँ पर जो एनिमीज हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। बेसिकली इन सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है बायोग्राफी से। किससे पता चलता है बेटा, ये हमें पता चलता है बायोग्राफी से।
ठीक है, अभी तक हमने जितने भी सोर्सेस को देखा है उसके अंदर आपको ज्यादातर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस देखने को मिले, बट वेयर वी हैव गॉट ऑल दीज नॉलेज, वी गॉट दिस नॉलेज फ्रॉम द बायोग्राफीज। किस बायोग्राफी से हमें पता चला? तो इसकी जो बायोग्राफी थी बेटा हर्षवर्धन की, उन बायोग्राफी का नाम था हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित था, और इसको लिखा किसने था बेटा? इसको लिखा था बाणभट्ट ने। ठीक है, अब अगर बाणभट्ट की बात करें बेटा, हु इज द बाणभट्ट? सो बेसिकली ही वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ द हर्षवर्धन। हर्षा के टाइम पीरियड के अंदर एक कोर्ट जो बनता है सभा के अंदर बैठने वाला, जो आपका एक पोएट था, जो कवि थे, उन्होंने क्या करा है, इनकी बायोग्राफी जिसका नाम था हर्षचरित्र, उसको लिखा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कि यहाँ पर जो लोग थे उनकी लाइफ स्टाइल कैसी चल रही है। ठीक है, वो किस तरीके से अपनी लाइफ को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर रहने वाले लोगों की जो पूरी कंडीशंस थी वो किस तरीके से थी, तो चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, तो आप देखोगे बेटा कि यहाँ पर अब जब हमें सारी चीजें किससे पता चल रही है बेटा, ये हमें पता चल रही है यहाँ पर लिटरेरी सोर्सेस से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं बेटा वो कहाँ से मिलते हैं हमें? वो दो तरह के ट्रेवलर्स से मिलते हैं। एक तो होते हैं ट्रेवलर्स और जो दूसरे होते हैं बेटा हमारे यहाँ के लोकल पोएट्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बेटा, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो ह्वेनसांग है उनके अकाउंट से हमें पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो किस तरीके से रहते थे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बेटा रिलीजियस व्यूज की, अगर हम रिलीजियस व्यूज की बात करें बेटा, सो बेसिकली हर्ष वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। राइट, अगर हम बात करें बेटा तो ये जो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट था उस टाइम पर भी काफी कंटिन्यू कर रहा था, काफी ज्यादा प्रॉस्परस होता जा रहा था। जैसे हमने प्रीवियस कई सारे किंग्स को देखा है, एम्परर्स को देखा है कि वो काफी ज्यादा टॉलरेंट हुआ करते थे, मतलब वो खुद किसी भी रिलीजन को फॉलो करें, बट वो अपनी जो डायनेस्टी के लोग थे, चाहे वो उनकी सब्जेक्ट हो, उनकी प्रजा हो, वो कभी भी अपने व्यूज को उनके ऊपर इंपोज नहीं किया करते थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा वॉज अ पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा ही वॉज रिलीजियसली टॉलरेंट। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा तो काफी ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंट था। अब हमें समझ में आएगा बेटा कि ये क्या करेगा, कई सारे विहार्स को, ठीक है, जो मॉन्क्स हैं उनको सपोर्ट करेगा और उसके साथ साथ कई तरह के टेम्पल्स वगैरह भी बिल्ड करने का काम करेगा। ठीक है, तो मोनेस्ट्रीज भी बनेंगी और टेम्पल्स वगैरह भी बनाना स्टार्ट कर देगा। फिर आता है बेटा यहाँ पर हमें किस तरह से पता चल रहा है कि वहां के जो लोग थे उनकी लाइफ किस तरीके से रहती थी। ठीक है, या फिर जो लोग थे वो किस तरह की लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे थे, तो इसके बारे में हमें पता चलता है बेटा दो सोर्सेज से। ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे सामने? अगर हम इन सोर्सेज की बात करें बेटा तो फर्स्ट तो आपके सामने वो बायोग्राफी, क्या नाम था इस बायोग्राफी का बेटा? हर्षचरित। और जो दूसरा था हमारे सामने बेटा अकाउंट्स ऑफ ह्वेनसांग। ठीक है बेटा, इनका नाम था ह्वेनसांग और आपको पता ही होगा कि ये क्या है बेटा, एक चाइनीज ट्रेवलर है। ठीक है, यहां से पता चलता है हमें ह्वेनसांग के बारे में। तो अब अगर हम बात करें बेटा लाइफ ऑफ पीपल की, लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, पीपल वर लिविंग a simple life, लिविंग अ सिंपल लाइफ, बहुत सिंपल लाइफ थी बेटा। अगर हम बात करें तो दे आर कंज्यूमिंग वेरी प्योर एंड सिंपल फूड, दे आर वियरिंग और दे वोर अ सिंपल काइंड ऑफ क्लोथ्स। तो आप देखोगे कि बहुत सिंपल लाइफ जी रहे हैं बेटा। ठीक है,
अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर आते आते जब हर्षवर्धना का टाइम चल रहा था तो यहाँ पर कुछ चेंजेस भी आए। अगर हम बात करें बेटा तो जो भी आपका इकोनॉमिक स्टेटस था वो अब आपको विजिबल था वहाँ के मिलने वाले सेटलमेंट्स के अंदर, यानी कि जो आसपास जो घर बने हुए थे बेटा, जो हाउसेस बने हुए थे उनके अगर हम बात करें तो हमें जो बुक्स देखने को मिली है चाहे वो हर्षचरित हो, तो इससे हमें पता चलता है कि वहां के जो लोग थे बेटा दो तरह से रहते थे, ठीक है। सो द रिच पीपल वर लिविंग इन ब्रिक हाउसेस, यानी कि बेटा वो पक्के घरों में रह रहे थे जो कि किससे बना हुआ था बेटा, ब्रिक्स से बना हुआ था, ईंटों से बना हुआ था, ठीक है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पुअर पीपल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पुअर पीपल, दे आर लिविंग इन द थैच्ड हाउस, यानी कि वहां पर वो एक तरीके से जो आपकी क्ले से मिलकर बना हुआ, ठीक है, या फिर एक हट तरह का जो आपका एक झोपड़ी जैसा घर होता है बेटा उसके अंदर रहा करते थे, ठीक है। तो हमने देख लिया। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर ट्रेवलिंग बेयर फुटेड, यानी कि ज्यादातर जो लोग थे बेटा वो किस तरह से चला करते थे, बिल्कुल नंगे पांव चला करते थे। यानी कि अगर हम बात करें बेटा तो लाइफ स्टाइल यहां तक आते आते लोगों की बहुत सिंपल हो चुकी थी, ठीक है। तो अब हमने देख लिया बेटा लाइफ ऑफ पीपल के बारे में। अब अगर हम बात करें बेटा कि हर्षा ने और क्या अचीवमेंट्स हासिल की थी, तो अगर हम बात करें बेटा सो Huinsang tell us that Harsha is very fond of writing and literature। अगर हम बात करें बेटा इस पूरे रूल के अंदर जो वर्धन डायनेस्टी के अंदर आपको देखने को मिलता है बेटा, यहाँ पर आपको जो लिटरेचर है, जो राइटिंग है, ठीक है, इसका पूरा जो अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन रहा वो किसकी वजह से रहा बेटा, हर्षा की वजह से। आप देखोगे कि यहाँ पर ही कई सारी असेंबलीज भी बुलाई गई, ठीक है। अब अगर हम असेंबलीज की बात करें बेटा तो आपको इसके अंदर भी जो एक फेमस असेंबली थी बेटा वो देखने को मिलती है 643 के अंदर, और ये होती है बेटा इलाहाबाद के अंदर, जिसको आज हम जानते हैं प्रयागराज के नाम से, ठीक है। और ये जो 643 के अंदर जो आपकी असेंबली हुई बेटा, यहाँ पर डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया से कई सारे पोएट आए, कई सारे लर्नड मैन आए, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ब्राह्मण्स थे या फिर जो और अदर कम्युनिटीज से आने वाले लोग थे, उनको बुलाया गया उस असेंबली के अंदर। और आप देखोगे बेटा कि इन असेंबली के अंदर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड किया गया, एक बड़े लेवल पर क्या किया गया, एज अ फंक्शन, एज अ ट्रीट इस चीज को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो अब हमें समझ में आएगा बेटा कि जो हर्षा है ये किस तरीके से अपने जो पोएट्स थे, ठीक है, जो ब्राह्मण्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लर्नड मैन हैं, उनको किस तरीके से एकोमोडेट करते हैं, किस तरीके से उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो इससे पूरा हमें पता चलता है बेटा कि उस टाइम का जो हमारा पूरा लाइफ स्टाइल थी वो कैसे कंटिन्यू होता है, ठीक है। और आप देखोगे बेटा कि एक टाइम पीरियड ऐसा भी आएगा जब आपका रूलर जो है वो या तो उसकी डेथ हो जाएगी या वो थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके सक्सेसर्स आके उसे ओवर रूल करेंगे। तो आप देखोगे बेटा ऐसा ही एक इंसिडेंट आता है बेटा 647 के अंदर, ठीक है। हर्षा की क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो ग्लोरी थी और जो हमारा पूरा के पूरा जिसको हम इंडियन हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट टाइम पीरियड की बात करते हैं, एंशिएंट फेज की बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की, वो इसी के साथ क्या होती है बेटा, एंड हो जाती है। और आप देखोगे इसके बाद नॉर्थ इंडिया के अंदर बाहरी फोर्सेस, ठीक है, वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अर्ली मेडिवल पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वर्धन डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी, राइट। It was made with the 3 Sanskrit word
राइट। अब आपको जानकर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी बेटा कि ये एक संस्कृत वर्ड है जिससे मिलकर बना है, जिन 3 वर्ड से मिलकर बना है उसका मतलब होता है बेटा द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ नॉलेज, यानी कि एक ऐसी प्लेस जहां पर नॉलेज कभी खत्म नहीं हो सकता। एंड इट इज क्वाइट ट्रू, राइट। अगर हम बात करें बेटा तो ये बिल्कुल सच है कि ये एक ऐसा जगह था बेटा जहां से कभी भी नॉलेज खत्म नहीं हो सकती थी। बट आप देखोगे कि आज हमारे पास ऐसा कोई भी सोर्स नहीं बचा है जो इस चीज को बता सके कि वहां पर किस तरीके का ग्लोरिफिकेशन था, किस तरीके से हम इंडियंस लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया करते थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इट वाज मेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ गुप्ता रूलर्स। ठीक है, अगर हम बात करें तो गुप्ता रूलर्स के टाइम में इसको स्टैब्लिश किया गया। और आप देखोगे बेटा कि जितने भी किंग्स हुआ करते थे उस टाइम पर यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करते थे बेटा, जो किंग्स हुआ करते थे, जो रिच पीपल हुआ करते थे, वो इस तरह की यूनिवर्सिटीज को, टेम्पल्स को काफी ज्यादा सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि यहाँ पर बेटा फंडिंग से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। तो अगर हम बात करें बेटा कुमार गुप्त के टाइम पीरियड में बनी ये, फिर हमने देखा कि इसको इतने बड़े लेवल पर बनाया गया बेटा, इतना इसका अगर हम बात करें एक लार्ज एरिया में बनाया गया कि ये एक 6 स्टोरेड बिल्डिंग थी। यानी कि अगर हम बात करें बेटा तो ये 6 मंजिला बिल्डिंग थी जिसके अंदर आपको 6 स्टोरीज देखने को मिलती हैं। फिर अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर इसको डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की गई। यानी कि ये जो बाहर से आने वाले रूलर्स थे, चाहे वो कोई बाहर से आने वाली ट्राइब है, वो इस पार्ट के अंदर जब आती थी तो वो क्या करती थी, इस पूरे एरियाज को डिस्ट्रॉय कर देती थी। ठीक है, बट यहाँ पर जो सबसे मेन डिस्ट्रक्शन था बेटा वो लेकर कौन आया, जो थर्ड था वो था बेटा कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो 2 टाइम पर इसको डिस्ट्रॉय किया गया वहां पर इसको क्या कर दिया गया था, रिस्टोर कर दिया गया था। ठीक है, बट अगर हम बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने का नाम जाता है बेटा बख्तियार खिलजी के ऊपर। ठीक है, अगर हम बख्तियार खिलजी की बात करें बेटा तो ये आपका, अगर हम बात करें तो इस एरिया के साइड से आता है जो आपका अफगानिस्तान और इस एरियाज के अंदर। ठीक है, बेसिकली घुरीद एम्पायर से ये बिलोंग करता था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेटा कि इसने इस चीज को डिस्ट्रॉय क्यों किया। ठीक है, और फिर इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया कि कोई भी रूलर, कोई भी किंग इस चीज को दोबारा से रीबिल्ड नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए स्टोरी पर आते हैं। तो आप देखोगे कि एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर बख्तियार खिलजी की काफी ज्यादा जो तबीयत है वो खराब हो जाती है। ठीक है, एट अ टाइम व्हेन बख्तियार खिलजी फेल सिक, ही हैड अ वेरी बैड मेंटालिटी टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, अगर हम बात करें, एक तो उसकी तबीयत खराब है, ठीक है, और उसकी जो मेंटालिटी थी बेटा वो इस तरह की थी कि वो मानता था कि जो उसके डॉक्टर्स हैं, बेसिकली जिनको हकीम बोला जाता था, दे आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और उनसे अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, कई मंथ्स तक उसका, अगर हम बात करें तो उसे क्योर किया जाता है, उसका इलाज करवाया जाता है। पर आप देखते हो बेटा कि धीरे धीरे जो उसकी हेल्थ थी वो और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, सही होने की बजाय वो उसकी तबीयत और खराब होती जा रही थी। एंड एट अ टाइम somebody told them about a person called वैद्यराज, who is a lecturer in this particular यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक वैद्यराज करके पर्सन है जो नालंदा के अंदर रहते हैं, तो उनके बारे में पता चला तो उसने उनको बुलाया। ठीक है, यानी कि बख्तियार खिलजी ने अपने पर्सन को भेजा, मैसेंजर्स को भेजा, और किसको बुला लिया, उन पर्सन को बुला लिया, वैद्यराज को। ठीक है, अब वो आते हैं वहां पर। तो जब वो वहां पर आते हैं बेटा तो जो बख्तियार खिलजी है वो बेसिकली एक तरीके से डीमोटिवेट करने के लिए वैद्यराज को क्या बोलता है कि आप मुझे बिना किसी भी मेडिसिन के ट्रीट करो, बिना किसी भी मेडिसिन के मुझे क्योर करो, बिना किसी दवाई के मेरे इलाज करो। ठीक है, तो अब आप देखोगे बेटा कि जब ये पूरी प्रोसेस समझ में आती है तो वैद्यराज, ठीक है, टुक इट एज अ चैलेंज, उन्होंने इसको एक चैलेंज की तरह लिया और वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको बिना किसी दवाई के ठीक कर दूंगा, बट आपको क्या करना है, आपको तीनों टाइम जो कुरान है बेटा उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जब वो
कुरान पढ़ता था तो बेसिकली जो कुरान के पेजेस थे उनके ऊपर उन्होंने क्या कर रखा था बेटा, उस मेडिसिन को लगा रखा था। तो बेसिकली हम देखते हैं ना, कई बार हम पेजेस को चेंज करने के लिए बार बार अपने या जीभ के ऊपर ऐसा टैप करके उस पेजेस को चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है बेटा, तो आप देखोगे कि कुछ टाइम के अंदर ही जो बख्तियार खिलजी है बेटा वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ठीक है। और जब वो ठीक होता है बेसिकली उसको खुश होना चाहिए, बट ही बिकेम मोर जेलस टुवर्ड आवर कंट्री, ठीक है। वो हमारी अगर हम बात करें जो हमारी सोसाइटी थी, जो हमारा कल्चर था, इसे लेकर और ज़्यादा जेलस हो जाता है कि भाई मेरे पास इतने बढ़िया बढ़िया जो डॉक्टर्स थे, जो हकीम्स थे, मैं उनसे ठीक नहीं हुआ, बस इन छोटे छोटे लोगों से मैं सही हो गया। तो वो ये देखना चाहता था बेटा कि किस एरिया से इनको इतना ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बेसिकली इस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और आकर जब देखता है बेटा तो यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन्स मिलते हैं, ठीक है। और वो आते ही अपनी आर्मी को ऑर्डर करता है कि इस पूरी यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया जाए, जला दिया जाए, ठीक है। हर किसी पर्सन को क्या कर दिया जाए, स्लॉटर कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए। तो अब आप देखोगे बेटा कि ऐसा माना जाता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो वर्ल्ड की उस टाइम की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी बेटा, उसका नाम था धर्मगंज। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ऐसी 3 लाइब्रेरीज थी और इन लाइब्रेरीज के अंदर मोर देन 90 लैक्स से ज्यादा बुक्स जो थी बेटा वो आपकी यहाँ पर रखी हुई थी, ठीक है। तो जब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है बेटा कि जब इस पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर आग लगाई गई बेटा, तब ये जो आग थी बेटा इसको कंप्लीट अपने आप एक्सटिंग्विश होने में, बुझने में मोर देन 3 मंथ से ज्यादा का टाइम लगा। अब देखते हैं कि उससे इंडिया को क्या लॉस हुआ। तो हमारी कई सारी ऐसी बुक्स, ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में थी बेटा वो भी जलकर खत्म हो गई, ठीक है। और इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का जो एक लिटरेचर था, जो एक हेरिटेज थी, वो भी जलकर खत्म हो गई, ठीक है। तो आप देखोगे कि किसी एक पर्सन की जो जेलेसी है उसने किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के लिटरेचर के साथ, पूरे वर्ल्ड के नॉलेज के साथ क्या किया है बेटा, खिलवाड़ किया है और इस पूरे नॉलेज को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम भी किया है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू बच्चा लोग।